नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बीसीएस बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक के 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान। हम अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे पहले हमने प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है और उसके ज्यावक्रीय फॉर्मूले को बता दिया था, समझा दिया था। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं क्योंकि वो यहां पर यूज में आने वाला भी है। प्रत्यावर्ती धारा हम किसे कहते हैं कि ऐसी विद्युत धारा जिसका मान व दिशा समय के साथ आवर्ती रूप से बदलती हो, तो उस धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। क्लियर? और प्रत्यावर्ती धारा का जो हमने फॉर्मूला देखा था वो क्या था? I बराबर हमारे पास में था Im साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का मान था और इस मान को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान ये कहलाता है। क्लियर? तात्क्षणिक मान का मतलब क्या होता है? किसी क्षण विशेष पर। तात्क्षणिक का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू की का मतलब क्या है कि किसी क्षण विशेष पर यदि प्रत्यावर्ती धारा के मान की बात करें तो उस मान को हम तात्क्षणिक मान कहेंगे। तो तात्क्षणिक मान का मतलब क्या है? क्षण विशेष पर मान। क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है उसको हम तात्क्षणिक मान कहते हैं। क्या कहा जाता है? तात्क्षणिक मान कहा जाता है। तो यह है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, जिसे हम I बराबर Im साइन ओमेगा टी से पुट कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए, इसी प्रकार से ही प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो तात्क्षणिक मान होता है वो है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास में क्या है? प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान। क्लियर? अब इसमें आपने पढ़ा है कि ये जो Im है वो है प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का ये शिखर मान कहलाता है। इसको हम प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान कहते हैं, अधिकतम मान कहा जाता है। इसी प्रकार से ही ये जो Vm है इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान या अधिकतम मान कहते हैं। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये जो ओमेगा टी है इसको हम कहते हैं कला कोण कहा जाता है। ओमेगा यहां पर कोणीय आवर्ती है जो कि 2 पाई अपॉन टी के बराबर होती है और ये जो t है वो आवर्तकाल कहलाता है, एक पूर्ण चक्कर में लगे समय का मान। कि प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो धनात्मक ऋणात्मक के रूप में चलती है, तो एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है। कैपिटल T से इसको प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो ये हमारे पास में तात्क्षणिक मान की डेफिनेशन क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा का किसी क्षण विशेष पर जो मान होता है उसको हम तात्क्षणिक मान कहते हैं। और शिखर मान किसे कहा जाता है कि प्रत्यावर्ती धारा का अधिकतम मान शिखर मान कहलाता है। प्रत्यावर्ती धारा की जो अधिकतम मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उसको हम शिखर मान कहेंगे, अधिकतम मान कहा जाएगा। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब विद्यार्थियों, हम यहां पर फाइंड आउट करते हैं औसत मान। और औसत मान जैसे ये प्रत्यावर्ती धारा है, इसका ही हमें औसत मान फाइंड आउट करना है। तो हम औसत कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या। राशियों का योग बट्टे में राशियों की संख्या, इस तरीके से हम औसत मान फाइंड आउट करते आए हैं। बट यहां पर जो औसत है वो एक ज्यावक्रीय फलन का है। ये जो फलन है साइन ओमेगा टी, साइन को हम हिंदी में ज्या कहते हैं। एक ज्यावक्रीय फलन का औसत मान ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं। देखिए फॉर्मूला इस तरीके से, जैसे ये कोई एक ज्यावक्रीय फलन है और इसका औसत मान निकालेंगे तो इसके ऊपर हम एक बार का साइन लगा देंगे। बार का लगा दीजिए या एवरेज इसके साथ में पुट कर दीजिए। तो हम इसका क्या करेंगे,
देखिए एफ ऑफ टी का मतलब है कि ये जो फलन है वो टी पर डिपेंड कर रहा है, ज्यावक्रिय फलन है, तो आप उसका समय के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए और कुल समय का आप भाग लगा दीजिए। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ dt इसका मतलब है कि टोटल समय, जो छोटे छोटे समय का अंतराल है उन सभी समयों का योग, तो कुल समय का हम भाग लगा रहे हैं और यहां पर ये एफ ऑफ टी dt इनका कुल मान आ जाएगा इंटीग्रेशन करते ही। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखना है ताकि हम प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टता का औसत मान निकाल सकें। इसके साथ में जब हम इससे आगे वाला जो वीडियो है वो जब देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान, तो उस के अंदर भी इस फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो इसको आप माइंड में फिट बिठा लीजिए, दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि औसत मान ज्ञात करने के लिए, ज्यावक्रिय फलनों का औसत मान ज्ञात करने के लिए हम इस तरीके के फॉर्मूलों का प्रयोग करते हैं। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान यहां पर हम ज्ञात करते हैं। हमारे पास में प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला है और हम क्या करेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है इसके औसत मान को देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए धारा और समय के बीच में वक्र है। ये यहां से लेकर यहां तक का जो समय है वो t/2 और यहां तक का जो समय है वो कैपिटल T होता है। पहले हम क्या करेंगे कि यहां से लेकर यहां तक की धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे, 0 से लेकर t/2 तक प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में। फिर हम क्या करेंगे, प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र में या द्वितीय अर्ध चक्र में हम धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे, मतलब t/2 से लेकर कैपिटल T तक हम धारा का औसत मान ज्ञात करेंगे। उसके पश्चात हम इस वीडियो में 0 से लेकर T तक धारा का जो औसत मान है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम इस वीडियो को 3 टुकड़ों में तोड़कर फाइंड आउट करने वाले हैं। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, द्वितीय अर्ध चक्र में अर्थात प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र में, फिर संपूर्ण मतलब पूरे चक्कर में धारा का जो औसत मान है वो हम ज्ञात करने वाले हैं। तो विद्यार्थियों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे धारा का औसत मान पहले आधे चक्कर में। हमारे पास में धारा का फॉर्मूला क्या है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला है और इसका हमें औसत मान निकालना है। क्लियर? ये धारा का तात्क्षणिक मान हम जानते हैं और इसी से ही हम औसत मान फाइंड आउट करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम ए पार्ट लेकर चल रहे हैं। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में, प्रथम और धनात्मक अर्ध चक्र में, इसको धनात्मक अर्ध चक्र भी कह दीजिए। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र में इसमें हम समय 0 से लेकर t/2 तक लेंगे। 0 से लेकर कहां तक लेना है समय, t/2 तक आप समय लेंगे। अब देखिए औसत ज्ञात करने का आपके पास में फॉर्मूला अभी मैंने जो बताया था उसी का ही प्रयोग करेंगे। यहां पर I इसका औसत मान ज्ञात करेंगे और पहले आधे चक्र में हम ज्ञात करने वाले। तो मैं I फर्स्ट यहां पर लगा देता हूं और समय यहां पर है 0 से लेकर t/2 तक I dt अपॉन 0 से लेकर t/2 तक dt। देखो एक बार इसको समझ लीजिए क्या है ये, कि हमारे पास में f ऑफ t यहां पर होता है। तो देखिए f ऑफ t यहां पर हम पुट कर f ऑफ t, तो यहां पर f ऑफ t आ जाएगा। यहां पर जो भी राशि है वो राशि यहां पर आनी है जिसका हमें औसत मान ज्ञात करना है, ज्यावक्रिय फलनों का औसत मान ज्ञात करना है। अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया f ऑफ t का औसत मान बराबर होता है इंटीग्रेशन f ऑफ t dt अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dt। क्लियर? उसी फॉर्मूले का हमने यहां पर प्रयोग किया है। तो देखिए एक एक करके इसको आप समझते जाएंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस I की वैल्यू उधर से उठाकर यहां पर पुट कर देंगे। तो I का मान जब यहां से उठाकर इधर पुट कर देंगे तो देखिए क्या निकल कर आ रहा है, 0 से लेकर t/2 तक लिमिट का भी आप ध्यान रखेंगे, Im साइन ओमेगा t dt अपॉन, अब इसका हम इंटीग्रेशन, यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इट मींस यहां पर 1 है। क्या है? 1।
और एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जिस राशि के रेस्पेक्ट कर रहे हैं वही राशि आ जाएगी, मतलब टी के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो टी आ जाएगा। तो इसका औसत मान हमारे पास में आ गया है स्मॉल टी 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2 तक। देखिए इससे हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे, im हमारे पास में आ गया बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर क्या रह गया है, साइन ओमेगा टी dt ये रह गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे क्या आ जाएगा हमारे पास में, अपर लिमिट पुट कर देंगे, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट पुट कर देंगे, तो t/2 माइनस 0, t/2 माइनस 0, तो t/2 यहां पर रह गया है। ये जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, t यहां पर नीचे रह जाएगा, तो हम इसे क्या रख दें, पहले आधे चक्कर में औसत मान बराबर 2 ऊपर चला गया तो 2im बट्टे में कैपिटल T ये रह गया। अब साइन ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस ओमेगा टी, माइनस कोस ओमेगा टी। देखो इन इंटीग्रेशन को भी आप लोग समझ लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस होता है, क्लियर। अब यहां पर फलन के अंदर एक फलन है, देखो इन चीजों को दिमाग में फिर बिठा लीजिए कि यदि फलन के अंदर यदि फलन होता है तो अवकलन करते समय तो उसका अवकलन करके गुणा कर देते हैं, अवकलन करते समय तो फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन करके गुणा करते हैं, और समाकलन करते समय फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन करके भाग लगा देते हैं। यहां पर भी फलन के अंदर वाले फलन का अवकलन ही किया जाता है, बट अब की बार यहां पर भाग लगेगा, क्लियर। तो साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस कोस ओमेगा टी, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो हमारे पास में आ गया ओमेगा, इसका हमने लगा दिया भाग, इसका हमने क्या कर दिया, भाग लगा दिया। 0 से t/2 तक लिमिट हमने यहां पर पुट कर दी है, क्लियर। अब देखिए यहां से इस ओमेगा को हम ले लेंगे, इसे बाहर ले लेंगे तो हमारे पास में क्या गया, 2im, ये कैपिटल T हमारे पास में ही है, ओमेगा को हम यहां पर पुट कर देते हैं 2π/T, 2π/T, T से ये T कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहां पर ये नेगेटिव साइन तो पढ़ा ही है, ये रख दिया मैंने, फिर बोर्ड पर फोकस करेंगे, ओमेगा के स्थान पर हम क्या पुट कर सकते हैं, देखो मैंने इस ओमेगा को यहां पर लिया, इसकी जगह पर क्या पुट कर दिया, 2π/T पुट कर दिया, तो 2π/T, ये तो मैंने इस ओमेगा की जगह लिखा है 2π/T, और इनटू में क्या आ जाएगा, अपर लिमिट t/2, क्लियर। इतना तो मैंने ओमेगा का मान रखा है, अपर लिमिट पुट की है, फिर माइनस जो इंटीग्रेशन के अंदर लिमिट पुट करते समय आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस का साइन तो उस तरीके से आ गया, एक माइनस का साइन यहां पर भी पड़ा है, कोस ओमेगा का मान है 2π/T, और लोअर लिमिट है यहां पर 0, लोअर लिमिट कितनी है, 0 है, लोअर लिमिट 0 है तो ये सारी राशि है वो 0 हो जाएगी, कोस 0 आ जाएगा, और कोस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई जिसका मान होता है -1, तो यहां पर देखिए क्या निकल कर आ रहा है, i1 का बार, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, im/पाई, यहां पर आ गया im/पाई, ये नेगेटिव साइन मैंने एजडी लिखा है, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस पाई क्या रह गया, चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, एक पद और बढ़ा देंगे, अगले पद में इसका हम मान रखेंगे, माइनस से माइनस प्लस हो गया, फिर यहां पर देखिए 2π/T इंटू 0 क्या हो गया, cos 0, ये आ गया। विद्यार्थियों इनकी वैल्यू हम अब यहां पर हम पुट कर रहे हैं, तो im/पाई, cos पाई का मान होता है -1, cos 0 का मान होता है 1, तो यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा +1, और +1 और +1 हो गया 2, तो i1 का बार,
तो ये आ गया हमारे पास में 2, यहां से इस ब्रैकेट से क्या निकला, ये 2 निकला, 2Im/पाई। तो ये हमें मिल चुका है पहले आधे चक्कर में धारा का औसत मान। पहले आधे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान मिल चुका है। यदि आप इसकी कैलकुलेशन 2 के अंदर पाई का भाग लगाएंगे, मतलब 2 में 3.14 का भाग लगाएंगे, तो हमें ये वाला मान मिलेगा 0.637। तो ये पहले आधे चक्कर में औसत मान प्राप्त हो चुका है। अधिकतम मान का 0.637 गुणा या अधिकतम मान का 63.7%। अधिकतम मान का जो पहले आधे चक्कर में धारा का औसत मान होता है वो Im का 63.7% होता है। 63.7% होगा, क्योंकि इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से गुणा करके हम परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो Im का ये हो जाएगा 63.7%। तो अधिकतम जो वैल्यू होती है उसका 63.7% पहले आधे चक्कर में धारा का औसत मान होता है। यहां तक आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। यदि ये समझ में आ गया तो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी समझ में आ जाएगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया विद्यार्थियों? अब देखिए, ये तो था पहले आधे चक्कर में, मतलब हमने ये जो प्रत्यावर्ती धारा और समय के बीच में ग्राफ खींचा था, तो यहां से लेकर यहां तक का जो ग्राफ है उसका औसत मान आ चुका है। धनात्मक अर्ध चक्र का यहां से लेकर यहां तक की जो धारा है उसका औसत मान आ चुका है। अब हमें यहां से लेकर यहां तक की धारा का औसत मान ज्ञात करना है। प्रथम धनात्मक अर्ध चक्र का औसत मान हम ज्ञात कर चुके हैं और अब ऋणात्मक अर्ध चक्र का मान हमें ज्ञात करना है। तो मैं इसी में ही थोड़ा सा करेक्शन करूंगा, आप पूरा ध्यान बोर्ड पर रखेंगे। तो देखिए, मैं छोटा छोटा इसमें जो बदलाव है वो कर देता हूं। तो हमारे पास में देखो, मैं यहां पर तो कर देता हूं, इसका बी पार्ट निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? अब प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र में हम सबसे पहले क्या ज्ञात कर रहे हैं? धनात्मक अर्ध चक्र हो गया है, तो अब हम यहां पर देखेंगे प्रथम ऋणात्मक अर्ध चक्र में या द्वितीय अर्ध चक्र भी इसको हम कह सकते हैं। क्लियर? जो समय है वो है T/2 से T तक। समय कहां से लेकर कहां तक चेंज हो रहा है? T/2 से लेकर T तक। तो देखिए, अब हम धारा का सेकंड पार्ट का औसत मान निकाल रहे हैं और समय ले रहे हैं T/2 से लेकर कैपिटल T तक। इधर भी समय आ जाएगा T/2 से लेकर कैपिटल T तक। यहां तक समझ में आ गया कि जो समय अंतराल है वो T/2 से लेकर कैपिटल T तक होगा। T/2 से लेकर T तक, T/2 से लेकर T तक। तो धारा का ही औसत मान ज्ञात कर रहे हैं, वही धारा है, सेम धारा है, बट अब की बार जो समय अंतराल है वो T/2 से लेकर T तक है। तो यहां पर भी जो इंटीग्रेशन है उसमें यहां पर T/2, यहां पर आ जाएगा T, यहां पर T/2 और यहां पर आ जाएगा T। तो ये चेंजेज हम यहां पर कर देते हैं। जो मामूली से चेंजेज हुए हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो T/2 से T तक, T/2 से लेकर T तक। अब यहां पर भी आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन हो रहा है T/2 से T तक। फिर यहां पर हम जब लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट हमारे पास में आ गई है T, और लोअर लिमिट जब हम स्मॉल t के स्थान पर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो T/2 आ गया। तो T-T/2 ये आ चुका है। क्लियर? अब देखो, यहां पर आप ध्यान देना कि T में से T/2 घटाएंगे। T में से T/2 घटा लिया, पूरा T उसमें से आधा T घटा लिया तो T/2 बच जाएगा। जो T/2 बचेगा, यहां पर क्या बचेगा? T/2। देखो मैं एक बार फिर से यहां पर लिमिट पुट कर रहा हूं, T - T/2। तो T में से T/2 घटेंगे तो T/2 रह जाएगा।
तो t/2 को हम यहां पर इस तरीके से पुट कर रहे हैं, ये t आ गया, बाई में जो 2 था वो चला गया ऊपर। कहां चला गया? ऊपर चला गया। तो 2im अपॉन में t आ चुका है। तो यहां पर im था, ये 2 ऊपर चला गया, 2im अपॉन में t आ चुका है। अब ध्यान देना, अब हमें लिमिट पुट करनी है। अब हमें क्या पुट करना है? यहां पर लिमिट पुट करनी है। मैं इसको यहां से पूरा ही एक बार हटाकर फिर से आप लोगों को समझा देता हूं। अब देखिए, ध्यान देंगे आप लोग, लिमिट हमारे पास में, इंटीग्रेशन तो उसी तरीके से ही होना है, क्योंकि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन अब की बार भी क्या होगा? माइनस कोस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ओमेगा, और उसका हम लगा देंगे भाग। ये आ चुका है हमारे पास में माइनस कोस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और लिमिट है t/2 से t तक। लिमिट कहां से कहां तक है? t/2 से लेकर t तक हमारे पास में इसकी लिमिट मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए, धारा का सेकंड चक्कर में औसत मान 2im अपॉन कैपिटल T, 2im अपॉन कैपिटल T। ये ओमेगा हम ले लेंगे बाहर, और ओमेगा का मतलब क्या है? 2 अपॉन T। फिर देखिए, ये नेगेटिव साइन पढ़ाई है, बोर्ड पर आप फोकस रखेंगे तो इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ये 2im अपॉन टी तो मैंने रख दिया, इस ओमेगा को बाहर लेकर इसका मान भी रख दिया, ये नेगेटिव साइन ये पढ़ाई है, कोस। अब ध्यान देना, इस ओमेगा को मैं लिख रहा हूं 2 अपॉन कैपिटल टी, और इसमें हम अपर लिमिट पुट कर देते हैं। तो अपर लिमिट कितनी है? कैपिटल टी। क्लियर? फिर ये एक माइनस का साइन है, इंटीग्रेशन करते समय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये माइनस का साइन आ गया। अब हम ये वाला माइनस का साइन पढ़ाइए, कॉस ओमेगा की वैल्यू है 2 अपॉन टी, और लोअर लिमिट है t/2। ये आ चुका है। क्लियर? आई सेकंड पार्ट का हमें क्या मिल जाएगा? t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, im अपॉन पाई, im अपॉन पाई हमें मिल रहा है। तो im अपॉन पाई, t से t, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पर देखिए, t से t कैंसिल हो गया, यहां पर तो यही बचा, ये t से ये t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, im अपॉन पाई बच गया। यहां पर देखिए, ये नेगेटिव साइन मैंने रख दिया है, इस t से ये t कैंसिल हो गया, cos 2 पाई बच गया है, cos 2 पाई, और cos 2 पाई का मान 1 होता है। cos 2 पाई का मान कितना होता है? 1। तो देखिए, यहां से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, cos पाई आ जाएगा, cos पाई। अब इनकी वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, हम यहां पर इनका मान रख देंगे। तो देखिए, सेकंड पार्ट धारा का जो दूसरा आधे चक्कर है, उसमें औसत मान im अपॉन पाई, cos 2 पाई का मान होता है 1, ये नेगेटिव साइन यहां पर पढ़ाई है तो -1 आ गया, और cos पाई का मान होता है -1। तो ये देखो, साइन प्लस का पड़ा है, इस cos पाई का मान होता है -1, तो -1 और -1 हो गया माइनस का 2, माइनस का 2 हो गया, तो माइनस में 2 im अपॉन पाई, im अपॉन पाई, और जब इसकी वैल्यू यहां पर 2 में पाई का भाग लगा देंगे तो -0.637 im हमें मिल जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरे आधे चक्कर में भी जो मान है, धारा का औसत मान है, वो पहले आधे चक्कर के समान ही, बट ऋणात्मक साइन इसके साथ में आता है। तो जितना औसत मान इस यहां से लेकर यहां तक होता है, ये तो होता है धनात्मक, यहां से लेकर यहां तक भी औसत मान उतना ही होगा, बट ये होगा ऋणात्मक, 0.637 im के इक्वल होगा, मतलब अधिकतम मान का 63.7% होता है। तो ये मैंने बता दिया है आप लोगों को दूसरे अर्धचक्र में या पहले ऋणात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान। अब यहां पर हम बात करेंगे संपूर्ण चक्र में, एक पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान C पार्ट। एक
पूर्ण चक्कर में, एक पूर्ण चक्कर में धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान, अब की बार जो समय होगा वो 0 से लेकर t तक होगा, 0 से लेकर t तक के धारा का औसत मान होगा। क्लियर। अब देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं, ये धारा का औसत मान पूरे चक्कर के लिए। अब की बार हम जो लिमिट यूज में लेंगे वो 0 से t तक यूज में लेंगे, 0 से t तक लिमिट यूज में लेनी है। यहां तक समझ में आ गया? हमने क्या किया है, लिमिट अब की बार 0 से t ली है, फॉर्मूला वही का वही रखा है। 0 से t तक i का मान हमारे पास में है im sin ओमेगा t, im ये dt पढ़ाइए, ये इस dt मतलब एक है और एक का इंटीग्रेशन होता है स्मॉल t, लिमिट हम पुट कर देंगे 0 से लेकर कैपिटल T तक, 0 से कैपिटल T तक इसकी लिमिट पुट कर देंगे। तो धारा का जो औसत मान है im, यहां से हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, इसमें हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t, माइनस का साइन लगाकर लोअर लिमिट 0, तो t माइनस 0 आ गया। इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास में रह गया है साइन ओमेगा t, क्या रह गया है, साइन ओमेगा t रह गया है। क्लियर। अब देखिए हम इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, ये im अपॉन टी तो आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी आ गया, अपॉन ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा आ गया, ओमेगा टी का करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। क्लियर। लिमिट अब हम यहां पर पुट कर देंगे, लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिल रहा है, आई बार बराबर im अपॉन टी, im अपॉन टी, ओमेगा का मान होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, ये होता है ओमेगा का औसत मान। क्लियर। ये नेगेटिव साइन यहां पर पड़ा ही है, लिमिट अब मैं पुट कर देता हूं, कॉस ओमेगा मतलब 2 पाई अपॉन टी, स्मॉल टी का मान है, अपर लिमिट पुट कर देंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और ये एक माइनस का साइन ये वाला भी है, एक लिमिट पुट करते समय भी माइनस का साइन आता है, तो कॉस 0 आ जाएगा, कॉस 0, क्योंकि यहां पर t की वैल्यू जैसे ही लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो सारा का सारा 0 हो जाएगा। तो ये मैंने यहां पर लिमिट पुट कर दी है, आई बार बराबर क्या आ गया हमारे पास में, im, t से t कैंसिल हो गया 2 पाई, t से यहां वाला t भी कैंसिल हो गया, cos 2 पाई माइनस cos 2 पाई, और ये एक नेगेटिव साइन यहां पर भी रहेगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, cos 0 आ गया। देखो ये वाला नेगेटिव साइन, एक तो नेगेटिव साइन यहां पर है इंटीग्रेशन के अंदर जब लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला, एक ये वाला नेगेटिव साइन है। क्लियर। अब देखिए आई बार बराबर im अपॉन 2 पाई, कोस 2 पाई का मान होता है 1, तो ये आ गया -1, प्लस कोस 0 का मान होता है 1, तो -1 प्लस 1 हो गया 0, देन आई बार, पूरे चक्कर में धारा का जो औसत मान होता है वो शून्य होता है, 0 होता है। एक पूर्ण चक्कर में धारा का औसत मान सदैव कितना होगा, शून्य होगा, 0 होगा। क्लियर। ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए हम एक बार आपको फिर से याद दिलाते हैं कि पहले आधे चक्कर में धारा का औसत मान ये था, दूसरे आधे चक्कर में धारा का जो औसत मान है वो माइनस में, सेम ही है बट माइनस में है। अब पूरे चक्कर में धारा का जो औसत मान है वो 0, क्योंकि ये प्लस में ये माइनस में, इन दोनों का औसत मान लेंगे, कुल योग करके 2 का भाग लगाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो पूरे चक्कर में जितनी धारा धनात्मक होती है उतनी ही धारा ऋणात्मक होती है, इसलिए धारा का औसत मान कितना हो गया, जैसे हम धारा को इस तरीके से लिख रहे हैं, तो जितना मान इसका धनात्मक होता है उतना का उतना ही क्या होगा, ऋणात्मक होगा, इसलिए धारा का औसत मान कितना होगा, 0 होगा, 0 होगा। क्लियर। अब देखिए
कि जैसे हमने प्रत्यावर्ती धारा का पहले आधे चक्कर में, दूसरे आधे चक्कर में, पूर्ण चक्कर में औसत मान निकाला, ठीक उसी प्रकार से प्रत्यावर्ती वोल्टता का भी पहले आधे चक्कर में, दूसरे आधे चक्कर में, पूर्ण चक्कर में औसत मान निकाल सकते हैं। सिमिलर तरीका है, केवल वहां पर आई के स्थान पर वी आता चला जाएगा, तो वैल्यू सेम प्राप्त होने वाली है। यदि हम वोल्टेज के लिए बात करें, V बराबर Vm साइन ओमेगा t होता है और इसका पहले आधे चक्कर में औसत मान ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा 2Im अपॉन पाई, मतलब 0.637 Im आ जाएगा। दूसरे आधे चक्कर के लिए क्या आ जाएगा 2Im अपॉन पाई विथ नेगेटिव साइन, यह आ गया -0.637 Im, और पूरे चक्कर के लिए धारा का वोल्टता का जो औसत मान है वो 0 आ जाएगा। तो विद्यार्थियों यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए कि जितना पहले आधे चक्कर में मान आता है उतना ही दूसरे आधे चक्कर में आता है, बट दोनों का जो चिन्ह है वो विपरीत होता है। तत्पश्चात एक पूर्ण चक्कर में जो वोल्टता धारा उसका औसत मान 0 होता है। अब मैं यहां पर बात करूं कि ये हमने वैल्यू फाइंड आउट की, औसत मान फाइंड आउट किया, तो इसका सेंस क्या है कि जैसे हम दिष्ट धारा, दिष्ट वोल्टता का मापन करते हैं तो एमीटर और वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं, और एमीटर और वोल्टमीटर धारा और वोल्टता के औसत मान को मापते हैं, जबकि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टता का पूरे चक्कर में औसत मान तो 0 होता है, 0 होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा का मापन करने के लिए या प्रत्यावर्ती वोल्टता का मापन करने के लिए जो साधारण एमीटर और वोल्टमीटर होते हैं उनका उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि उनके द्वारा यदि इनका मापन किया जाएगा तो इसका मान आएगा 0। क्लियर? इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करते हैं, जो कि आप अगले वीडियो में देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।